अब देखिए भाई, क्योंकि हम ऑलरेडी टॉपिक्स एक दो पहले थे, ठीक है, मैंने सोचा इट्स इम्पोर्टेंट है ताकि आपको थोड़ा लिंक करे, ताकि आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, अब सुनिए, अब मैं यहाँ थ्योरीज वगैरह के बाद नहीं जाऊंगा, ठीक। वी विल डील ऑल दोज वेरी थिंग्स इन वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक। हाँ, वो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था, वर्ल्ड कैसे बना, क्या बना, हम उसको जियोमॉर्फोलॉजी में लेंगे इंशाल्लाह, ठीक। अब आप देखिए, अगर हम जनरली हम यहाँ एक्चुअली हमने इंडियन पार्ट स्टार्ट किया है, इसमें दो जो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहला था फिजिकल ड्यूजनस, उसके बाद नेक्स्ट है ड्रेनेज। आज हम सॉइल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहले हम थोड़ा ये फिजिकल ड्यूजनस को थोड़ा क्लियर करेंगे, ठीक, ताकि आपको सॉइल समझना आसान हो जाए, बाकी सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे ताकि हम लिंक हो जाएंगे जो हमारे करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, ठीक। हाँ, अगर आप देखोगे, हम बिफोर डिस्कसिंग इंडिया, अगर हम जनरल वर्ल्ड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वर्ल्ड की बात करेंगे, ठीक है ना। राइट नाउ हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स है, वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, एशिया है, नंबर सेकेंड, एशिया के बाद अफ्रीका आएगा, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका आएगा, यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है ना। दीज आर 7 कॉन्टिनेंट्स जो हमारे पास प्रेजेंटली है। अगर आप देखोगे ना, एक थ्योरिस्ट था जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है ना। एक ये था मेट्रोलॉजिस्ट था, वो जर्मन का था, मेट्रोलॉजिस्ट था। इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है, जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था इसका, इसने एक थ्योरी दी, इसने एक थ्योरी दी 1900 ऑलमोस्ट 1912-20 में इसने थ्योरी एक दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या दी थी इसने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसका मानना है ये जो पूरा अर्थ है, ये जो पूरा ग्लोब है, ये जो पूरा लैंड मास है, ठीक है, बात समझ में आई। आप लिखिए नहीं, मैं लिखवाऊंगा जहां जहां लिखने की, आप सुनिए प्लीज, खाली आप सुनिए। इसने कहा ये जो पूरा लैंड मास है, ये जो पूरा लैंड मास है, ये जो पूरा अर्थ है, ठीक है ना, ये एक सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करता था। क्या होता था, बात समझ में आई। एज पर अल्फ्रेड वेगनर द होल अर्थ वाज अ सिंगल कॉन्टिनेंट, क्लियर। उसने एक थ्योरी दी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंट्स, ठीक है ना, जो ये खुश्की के बड़े बड़े हिस्से होते हैं, दे आर सिंपली कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है ना, जिसका एक हम पार्ट है। एशिया की बात करें, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है ना। इसने कहा ये जो पूरे ये जो कॉन्टिनेंट्स है, ये ड्रिफ्ट हुए हैं, ये मूव हुए हैं, ये जहां पे थे वहां पे इस वक्त प्रेजेंटली नहीं है। बात समझ में आई, कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट होना है, इसका मतलब था, इसने कहा ये जो पूरा ग्लोब था, ये जो पूरा अर्थ था, इट वाज अ सिंगल कॉन्टिनेंट। इस पूरे कॉन्टिनेंट को इसने कहा था, क्योंकि ये एक सुपर कॉन्टिनेंट होगा ना, होगा ना सुपर कॉन्टिनेंट, जो एक बड़ा कॉन्टिनेंट होगा, NENT है, सुपर कॉन्टिनेंट, या इसको हम कह सकते हैं ये एक लार्ज कॉन्टिनेंट हुआ होगा, ये एक लार्ज कॉन्टिनेंट। इसी को इसने जर्मन टर्मिनोलॉजी में नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया, पेंजिया। एज पर अल्फ्रेड वेगनर द होल अर्थ वाज ए सिंगल कॉन्टिनेंट, द होल अर्थ वाज ए नेम्ड एज पेंजिया, नेम्ड एज। इसी पेंजिया के सराउंडिंग में एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी थी, या हम ये कह सकते हैं ये होल अर्थ वाज सराउंडेड बाय अ बिग ओशन, बाय अ लार्ज ओशन, बाय अ सुपर ओशन, बाय अ सुपर वाटर बॉडी, ठीक है ना। जिस वाटर बॉडी का इसने क्या नाम रखा, एक सुपर वाटर बॉडी थी जिसका नाम था पेंथलासा। क्या नाम था, यहां तक क्लियर। मेरा ये मानना है यूसस प्रेजेंट, जो हमारे पास प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स है, जो हमारे पास प्रेजेंट ग्लोबल जो फिजियोग्राफिक डिफरेंट रीजन्स है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, ये हमेशा ऐसे नहीं थे, ये हमेशा, क्योंकि ये इवॉल्व हुई है विद पैसेज ऑफ टाइम, ये इवॉल्व हुई है विद पैसेज ऑफ बात समझ में आई। अगर हम अल्फ्रेड वेगनर को देखेंगे, उस अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, the whole earth was a single continent named as Pangaea. It was surrounded by a large water body named as Panthalassa, named as, these are German terms, simply Panthalassa means large water body, Pangaea means large earth mass, large, बात समझ में आई।
इसने कहा फिर क्या होता है, ये जो ये लार्ज अर्थ बॉडी थी, जो ये लार्ज लैंड मास था, ये डिवाइड हो गया। क्या हो गया? ये ड्रिफ्ट हो गया। बात समझ में आई? दो कंपोनेंट्स में, एक था नॉर्दर्न वाला, दूसरा था दूसरा था व्हाट आर द फोर्सेस रिस्पांसिबल फॉर इट इज ड्रिफ्ट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है ना? मैंने कहा ना, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल जब हम जियोमॉर्फोलॉजी वर्ल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है? यहां मैं थोड़ा लिंक करने के लिए आपको ये चीजें बोल रहा हूं। ठीक, हाँ, उसका मतलब है इसने कहा यहां से क्या, देयर आर डिफरेंट फोर्सेस रिस्पांसिबल मेजरली फॉर आल्सो हॉर्मोन्स। हमें कहता है यहां कन्वेक्शनल फोर्स था, जो मेंटल से वो करंट जनरेट होती है, जो हीट जनरेट होती है, इसी ने इसको शिफ्ट करवाया, इसी ने इसको मूव करवाया। ठीक है ना? बिल्कुल इसने अपनी इस थ्योरी के सपोर्ट में एविडेंसेस पेश की। ठीक है ना? डिफरेंट एविडेंस, एक को हम जगसा मॉडल कहते हैं। ठीक है? इसने कुछ फॉसिल्स को स्टडी किया, इसने इन कॉर्नर्स को यहां से पैसिफिक साइड से, यहां से ये अफ्रीकन साइड से इन कोस्ट्स को स्टडी किया। ठीक है? दैट मींस अपनी थ्योरी को सपोर्ट के लिए इसने एविडेंसेस दी थी, और ये थ्योरी बहुत देर तक चली भी, अच्छी खासी है, धूम मचाई इसने जियोग्राफी फील्ड में। हाँ, विद पैसेज ऑफ टाइम क्या ये कुछ चीजें समझा नहीं पाया, इतना बड़ा सा लैंड मास शिफ्ट कैसे हुआ, ये ड्रिफ्ट कैसे हुआ, तो ये नलीफाई होगी विद पैसेज ऑफ टाइम। बात समझ में आई? अब इसका मानना ये है, बट ये इसका ये मानना है कि ये जो पूरा लैंड मास था, ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ। वन वाज नॉर्दर्न, अनदर वाज, और जो ये नॉर्दर्न का नाम था, इसका नाम था ल्यूरेशिया। इसका नाम क्या था? ल्यूरेशिया, या इसको हम अंगारा लैंड भी कहते हैं, ANGARA, अंगारा लैंड। बात समझ में आई? और जो ये साउदर्न था, इसका नाम था गोंडवाना लैंड। इसका क्या नाम था? गोंडवाना लैंड। बात समझ में आई? देखिए, एज पर अल्फ्रेड वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लिखिए हेडिंग में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है 1920, given by अल्फ्रेड वेगनर। गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर। यहां पे मैं लिखूंगा इसके लिए ना, हाँ, अल्फ्रेड वेगनर, a German meteorologist, given by Alfred Wegener, a German meteorologist. Given by Alfred Wegener, a German meteorologist. ठीक है ना? फुल स्टॉप थोड़ा सा लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं लिखना है। लिखिए, एज पर वेगनर the whole earth was a single continent. The whole earth was a single continent. The whole earth was a single continent. That is supercontinent, है ना? That is, I लिखते हैं ना, that is supercontinent or large continent. That is supercontinent or large continent. Named as Pangea. इसका क्या नाम था? Named as Pangea, PANGEAE, है ना? Named as Pangea. ठीक है ना? Named as Pangea. Pangea is a German term, है ना? Simple. ठीक, full stop. Next point लिखिए. This land mass was surrounded by a super water body. This land mass was surrounded by a super water body named as Panthalassa. यहां पे लिखा मैंने Panthalassa, named as Panthalassa. This क्या लिखा? Land mass was surrounded by a super water body named as Panthalassa. Clear? Named as Panthalassa. Clear? Next point लिखिए. This Pangea got broken down. This Pangea got broken down This Pangea got broken down into two components, or parts. अब हम यहां लिखते हैं डिवाइड, ऑल तो वो ड्रिफ्ट हुआ था, ठीक है ना? हम यहां डिवाइड लिखते हैं, ठीक है ना? हाँ, क्या लिखा? into two components. The northern is named as Laurasia, LAURASIA, named as Laurasia.
The northern component is named as Laurasia. The northern component is named as Laurasia. लिखा ORR Angara land. ORR Angara land. ORR Angara land. Clear? द साउदर्न लिखो नीचे, साउदर्न कंपोनेंट को लिखो एरो करके गोंडवाना लैंड, इसको लिखो एरो करके गोंडवाना लैंड। यहां तक क्लियर? अब देखिए इसके बाद अगर आप देखोगे हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज आई, चाहे आप बिग बैंग की बात करो, ठीक है ना, अगर हम देखेंगे ना बिग बैंग भी तो यही कहते हैं ना, बिग बैंग थ्योरी जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, उसको कहते हैं दूसरा नाम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। उसका मतलब क्या है, यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है, ठीक है ना, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। इसने भी कहा ना ये पूरा जो ग्लोब था, ये जो पूरा यूनिवर्स था, क्या था, एक छोटा सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर जिसमें ये क्या पूरा मटेरियल क्या था, हाँ वॉल्यूम सेंट्रलाइज्ड था, बाद में एक्सप्लोजन की वजह से ये विद पैसेज ऑफ टाइम एग्जिस्ट होने लगे थी। यही भी वो भी यही स्टोरी हमें कहता है। इसके बाद अगर आप देखोगे उसके बाद हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स भी हमें समझाता है कि ये जो पूरा ग्लोब है ये डिवाइडेड है डिफरेंट प्लेट्स में। प्लेट की ही ना सा प्लेट क्या होता है, ये जो अबो वाला क्रस्ट की लेयर होती है ना, जो हमारे अर्थ की अगर हम बात करेंगे, हमें इसमें कितने लेयर्स आते हैं, 3 कंसेंट्रिक आते हैं ना। फर्स्ट इज कॉल्ड crust, second is called mantle, another is called core, ठीक है ना। वो कहते हैं क्योंकि यूसो से ये जो ये मेंटल होता है ना, मेंटल में क्या होता है, ये मोल्टन मटेरियल का होता है ना, मोल्टन मटेरियल का। मेंटल किसका होता है, मोल्टन मटेरियल का, ठीक है ना, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से जो यहाँ के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो यहाँ के कंपाउंड्स होते हैं वो इन द मोल्टन फॉर्म हुए होते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होता है, जो ऊपर वाला क्रस्ट है ये जो रॉक का होता है ना रॉक का, और इसकी थिकनेस भी अच्छी खासी होती है, इट कैन गो अप टू 100 किलोमीटर, है ना, ये वेरी हो जाता है ना। ओशनिक सरफेस पे कम है ना, कॉन्टिनेंटल सरफेस डिफरेंट है। जब हम माउंटेन रीजन्स में देखेंगे वहां तो ये 70 टू 100 किलोमीटर तक जाता है। दैट मीन्स इस क्रस्ट की थिकनेस है ना ये वेरी होती है फ्रॉम 5 टू 70 और सम में आल्सो कॉल्ड इट 5 टू 100 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस होती है ना, हाँ, इट मे वेरी फ्रॉम 5 टू 100 किलोमीटर। वही होता है ये जो क्रस्ट, चूंकि क्या है रॉक वाला मटेरियल है ना, रॉक, ठीक है ना, नीचे क्या है मोल्टन मटेरियल है ना, नीचे मोल्टन। अगर हम कॉमनली एक मोल्टन सा कोई भी सबस्टेंस, मोम जैसा सबस्टेंस लेंगे तो इस पे कोई हार्ड सबस्टेंस, क्या वो उस पर स्टेबल रहेगा, और नहीं रहेगा ना, वो फ्लोट करेगा ना दाएं बाएं। और भाई विस्कोसिटी, विस्कस है ना नीचे वाला, ये विस्कस है ना, उसके बाद क्या होगा, यहां फ्रिक्शनल फोर्स भी जनरेट होगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए जब ये ऊपर वाला रॉक होगा नीचे मोल्टन वाले मटेरियल पे होगा, वो स्टेबल, और हर कोई चीज चाहता है मैं स्टेबल हो जाऊं। आप यहां आए हो क्यों आए, स्टेबिलिटी के लिए, ताकि हमारी लाइफ स्टेबल हो जाए, हमारा फ्यूचर। और हमेशा हर किसी एलिमेंट, हर किसी मैटर का ये खासियत होता है कि वो अपने आप को स्टेबल होना चाहता है, ठीक है ना। और स्टेबिलिटी की वजह से ये क्या फ्लोट करेगा, फ्रिक्शनल होगा ना, जिसकी वजह से यहाँ पे कभी कभार फिर क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, रिफ्ट वैलीज कैसे बनती है, वो जो प्लेट्स कैसे मूव अहेड करते हैं एक दूसरे के नजदीक, दैट इज समथिंग डिफरेंट। इसीलिए ये क्रस्ट क्या हुआ है, ये ब्रोकन डाउन हुआ है, क्योंकि जब ये थोड़ा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से नीचे से मोल्टन मटेरियल कंटिन्यूअसली पुश करता है, तो ये क्रस्ट वाला पार्ट है ना, ये शुड डिवाइड, ये क्या हुआ है, डिवाइड। उसी को प्लेट टेक्टोनिक्स ने समझाया है। वही जो ऊपर वाला क्रस्ट अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ है, डिफरेंट प्लेट्स, उन्हीं को ये प्लेट्स कहते हैं। बात समझ में आई? उसका मतलब मुझे यहां इतनी डिटेल समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहां एक चीज समझाना है, से ये अर्थ, जो ये अर्थ है ये क्या है, यहां कोई परमानेंट शेप, ये चेंज होता जाता है विद पैसेज ऑफ टाइम। दैट मींस यहां की जो फिजियोग्राफी है दैट गेट्स चेंज्ड विद पैसेज ऑफ, बट ये चेंज होती है बहुत ही स्लो, ठीक है ना, ये इसका सडन चेंज, इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स, इट टेक्स। एग्जाम्पल मैं कहूंगा, हम जब ओशंस की बात, हमारे पास इस वक्त कितने प्रेजेंटली जो बड़े ओशंस है, देयर आर 5 ओशंस है ना, हाँ, हमारे पास कितने ओशंस है प्रेजेंटली, 5 बड़े ओशंस है। पहला हम देखेंगे सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, है ना, दूसरा है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, तीसरा क्या है, फिर आएगा इंडियन ओशन,
है ना। उसके बाद चौथा क्या है, आर्टिक ओशन, आर्टिक। और फिफ्थ है साउदर्न ओशन, या जिसको अंटार्कटिक भी कभी कभार कहते हैं ना, साउदर्न ओशन, या इसको कभी कभार अंटार्कटिक भी कहते हैं। बात समझ में आई। लेकिन अगर आप देखोगे ना, अफ्रीका की जगह हम कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली, जब दो लैंड मासेस आपस में दूर चले जाते रहे, जो बीच में कैविटी गैप क्रिएट होती है, उसको कहते हैं रिफ्ट। क्या कहते हैं? हाँ, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, क्योंकि हमें नर्मदा और तापी की जगह भी वो रिफ्ट वैली मिलेगी, वहां मैं समझाऊंगा सह्याद्री और विंध्य और सह्याद्री के बीच में वो कैसी बनी है वहां पे, ठीक है। अब आप यहां देखिए, अगर आप देखो ना, वो अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो बीच में पास होती है, वहां अफ्रीका से मोजम्बिक चैनल तक, कहते हैं आने वाले टाइम में अफ्रीका की दो कॉन्टिनेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये रिफ्ट वैली है ना, दूर होती जाती है, गैप बढ़ती जाती है। मे बी आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मे बी आफ्टर सम 20 मिलियन ईयर, 10 मिलियन ईयर्स, अफ्रीका में बी डिवाइड इनटू टू कॉन्टिनेंट्स, ठीक है ना। हम कहते हैं, जब हम पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, हम कहते हैं पैसिफिक इज श्रिंकिंग, पैसिफिक इज, वहां हम देखेंगे वहां रीजन क्या है, ये ट्रंक स्ट्राइप्स का रीजन है कुछ वहां पे, ठीक है। और हम जब अटलांटिक की बात करते हैं, हम कहते हैं वहां पे अटलांटिक इज एक्सपैंडिंग, अटलांटिक इज, उसका मतलब है अगर हमें करंटली पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, मे बी आने वाले टाइम पीरियड में अटलांटिक दुनिया का सबसे बड़ा ओशन बन सकता है, ठीक है ना। दैट मींस मेरा एक ही सिंपल सा यहां पे कहना है कि जो हमारे पास इस वक्त फिजिकल स्ट्रक्चर्स ग्लोब पर प्रेजेंट अर्थ पे है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स, ये वेरी हो जाएंगे विद पैसेज ऑफ। सेम इज द केस, अल्फ्रेड वेगनर ने भी वही कहा, ये जो पूरा लैंड मास था, इट वाज अ सिंगल कॉन्टिनेंट व्हिच गॉट ब्रोकन डाउन इनटू टू कंपोनेंट्स, नॉर्दर्न वाज नेम्ड एज ल्यूरेशिया और अंगारा लैंड, साउदर्न इज नोन एज गोंडवाना लैंड। यहां तक क्लियर? ओके जी। देखिए, अगर आप देखोगे राइट नाउ हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है, एज पर एरिया मैंने इनका नाम लिखा है यहां पे, ठीक है ना, एज पर एरिया। एशिया इज द लार्जेस्ट वन, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए, एशिया ऑलमोस्ट 29 से लेके 30% दुनिया के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई? एशिया रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 29 to 30% एरिया ऑफ द ग्लोब, एरिया ऑफ द, बात समझ में आई? और इट इज ऑलमोस्ट होम टू 60% पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब, है ना। इट्स ऑलमोस्ट होम टू 60% पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब। क्लियर? और अफ्रीका में कितनी, एशिया में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है? यहां पे टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है 48। क्या है? 48। लिखा? अब ऐसे ही लिखो, वो 3 चार्ट्स बनाओ। ये है एरिया, ये क्या है? पॉपुलेशन, नंबर ऑफ कंट्रीज, नंबर ऑफ कंट्रीज। इट इज एज पर एरिया, ठीक है ना, बराबर ऑर्डर में हमने लिखा है एज पर एरिया, इसीलिए हमने अंटार्कटिका को बीच में रखा है। अफ्रीका को क्या लिखा? लिखिए, इट रिप्रेजेंट्स 20% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये है पॉपुलेशन 20% और 17% एरिया। ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 54 कंट्रीज, ये है ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 54 कंट्रीज। बस 2-3 याद रखना, ज्यादा नहीं याद रखनी होती। 54 कंट्रीज, ठीक। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में लिखो, एरिया में लिखो ऑलमोस्ट 16.5%। नॉर्थ अमेरिका में लिखो 16.5%। पॉपुलेशन में लिखो ऑलमोस्ट 7.5%। 7 पॉइंट, ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 23 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 23 कंट्रीज। साउथ अमेरिका, ये ना नॉर्थ अमेरिका के बाद है ना साउथ अमेरिका, इसमें आप एरिया देखना, पॉपुलेशन देखना, ठीक है ना। लास्ट पे लिखो जो ऑस्ट्रेलिया है एंड वाला, उस पे लिखो इट रिप्रेजेंट्स 5% एरिया। ऑस्ट्रेलिया है एंड वाला, इसको लिखो 5% एरिया, 0.33% पॉपुलेशन।
5% area, 0.33%, and is almost a group of 14 countries. Group of 14 countries. यूरोप को लिखो 44 कंट्रीज, नीचे लिखा ना यूरोप आपने, कंट्रीज देखो इट्स अ ग्रुप ऑफ 44। उसके बाद क्या बचा, अंटार्कटिका, नीचे से मैं ऊपर आ रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया को क्या लिखा, ग्रुप ऑफ 14। यूरोप को क्या लिखा, 44, और नीचे से ऊपर आ गया ना, यूरोप को लिखो ना 44। उसके बाद क्या है, अंटार्कटिका, कितने ग्रुप है ये, अंटार्कटिका इज आइस मास, ठीक है ना, यहाँ कोई कंट्री नहीं है, ठीक है ना, ये है ना आइस मास का एरिया। यहाँ रिसर्च सेंटर्स हमने बनाए हैं ना डिफरेंट कंट्रीज ने, इसलिए यहाँ 0 आएगा, नो ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक, यहाँ रिसर्च सेंटर्स है क्योंकि ये आइस मास का एरिया है। उसके बाद साउथ अमेरिका इज ऑलमोस्ट ग्रुप ऑफ 12 कंट्रीज। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्या हम आगे मूव करें, देखिए इसको मैं रफ कर लूं। हमारा काम है यहाँ एशिया के साथ, क्योंकि हमें इंडिया में जाना है, कहां जाना है, ठीक है ना, हमारा काम है यहाँ एशिया के साथ। अब देखिए मैंने कहा इस एशिया में ऑलमोस्ट ग्रुप ऑफ 44 कंट्रीज है, ठीक है ना, और इंडिया भी इसी एशिया के ग्रुप का एक हिस्सा है, ठीक है ना, इंडिया ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम एशिया, ठीक है ना। बाद में आपको पता ही होगा, अगर हम देखेंगे एशिया की ही बात करेंगे, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, लोकेशन की बात करेंगे, इंडिया लाइज ऑलमोस्ट इन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, इन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। देखिए इंडिया लाइज इन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ये है इंडिया। इंडिया लाइज इन बिटवीन ऑलमोस्ट, क्या लिखा, इंडिया लाइज इन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया टुवर्ड्स द साउदर्न एक्सटेंशन। India lies almost in between East and West Asia towards the southern extension. Clear? अब आप घर में जाके एक बार काम करना, यहां से जाके आप ग्लोब वर्ल्ड का मैप ले लेना, आप देखना यहां से साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से इंडिया की कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती है, नाइबरिंग जो यहां से दाएं बाएं से कंट्रीज आती है। जैसा कि यहां से आपने एक नाम सुना होगा आसियान का, ठीक है ना, आसियान का नाम बोझमन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वो ये साउथ ईस्ट वाले कंट्रीज आएंगे जिसको हम आसियान भी ग्रुप कहते हैं, नाम सुना है ना, जिसमें लॉयस आता है, कैम्बोडिया आता है, वियतनाम आता है, ठीक है, फिलिपाइंस आएगा, इंडोनेशिया आएगा, ठीक है। हाँ, यहां से अगर आप देखोगे ना, हाँ देखिए अगर आप देखोगे ना इंडिया, ये वाला इंडिया है ना, ये वाली जो कंट्रीज है ना, यहाँ ये आइलैंड नेशंस जो यहां से आते हैं, ठीक है ना, इनको एक बार देखना, आपको यहां से क्या मिलेगा, ये लॉयस मिलेगा, वियतनाम मिलेगा, कंबोडिया मिलेगा, फिलिपाइंस मिलेगा, इंडोनेशिया मिलेगा, ठीक है, मलेशिया, अच्छा वो मलसे साइड से, ठीक है। हाँ, अगर आप देखो ना इंडिया की, ये बिल्कुल टुवर्ड्स नॉर्थ यहाँ साइड से ना, यहां से आपको सेंट्रल एशिया मिलेगा, क्योंकि एशिया का सेंट्रल पार्ट है ना, यहां से सेंट्रल एशिया आपको मिलेगा, ठीक है ना। जो 5 तान एरियाज है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, दीज 5 तान एरियाज लाइज फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये हमारा सेंट्रल एशिया वाला पार्ट आता है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद हमारे जो आस पड़ोस बिल्कुल नियर बाय में, जिनको हम सार्क कंट्रीज भी कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ, है ना, वो सार्क, SAARC है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, जिसमें श्रीलंका आएगा, भूटान आएगा, नेपाल आएगा, पाकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान आएगा, ये सारी आस पड़ोस की कंट्रीज है जो हमें वर्ल्ड मैप में डिटेल और डिस्कस करनी है, ठीक है। जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी मैप स्टडी करेंगे, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेट, जितनी भी ऑर्गेनाइज, चाहे वो सार्क हो, आसियान हो, EAS हो, ठीक है, हाँ, ब्रिक्स हो, वो ओपेक वगैरह, जितनी सारी कंट्रीज है उनको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अब मेरा ये कहना है, और यहां से पता है जिसको हम क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट, इस साइड से आएगा वो मिडिल ईस्ट वाला एरिया, ठीक है, जो 20 कंट्रीज होती है इंक्लूडिंग अफ्रीकन जो कुछ नेशंस आते हैं, अरबियन, जिसको हम अरबियन पेनिनसुला भी कहते हैं ना, जिसमें यूएई आएगा, ओमान आएगा, ईरान आएगा, सीरिया आएगा, लिबनान आएगा, जॉर्डन वगैरह, जितनी सारी कंट्रीज है वो हमारे ईस्टर्न साइड से लाई करती है, जो अरबियन, जिसको हम पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक्सट्रीम नॉर्थ में जाओगे तो रशिया आ जाएगा,
थोड़े से ईस्ट एक्सट्रीम पे जाओगे तो जापान आ जाता है, ठीक है, और एक्सट्रीम वेस्ट पे जाओगे तो तुर्की वाला आएगा जिसको हम एशिया माइनर भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा किस मैप पता हो, घर में जाके थोड़ा मैप को स्टडी किया करो, ठीक है ना, क्योंकि जियोग्राफी इज प्योरली मैप बेस्ड। जब तक ना आपके मैप दिमाग में होगा ना तो चीजें इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है ना। तो हम वर्ल्ड में मैप को स्टडी करेंगे, हर मैप को हम साथ साथ खुद भी वर्क करना होता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे यहां हमें इंडिया के साथ डिस्कस करना है, क्योंकि एक बात याद रखना, आपके प्री में 8 से 10 क्वेश्चन मैप बेस्ड होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन मैप। इसीलिए बड़ी मैप ना, ये जो बड़े मैप्स होते हैं ना, जहां आप प्रिपरेशन करते हो जिस रूम में, वहां सामने इनको चिपकाया करो। वर्ल्ड फिजिकल, वर्ल्ड पॉलिटिकल, इंडियन फिजिकल, इंडियन पॉलिटिकल, वो अपने सामने रखवाया। जे.एंड.के फिजिकल, जे.एंड.के पॉलिटिकल, ये मैप्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब आप साथ साथ में पढ़ोगे आप फिर साथ साथ में उनको वहां से एनालिसिस भी करोगे, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए हमने जाना है इंडिया में, कहां जाना है, एशिया के। अब इंडिया में हम जाएंगे सिंपली, क्योंकि हमारा टॉपिक था एक्चुअली इंडिया। अगर आप देखोगे ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, बात समझ में आई। जब आप इंडिया के मैप को देखोगे, ये हमारा पॉलिटिकल मैप है, इसको मैं यहां सामने रखूंगा, ठीक। हाँ, अगर एटलस भी है उसको भी सामने रख लो, इंडिया वाले जो एटलस है उसको सामने आप रख सकते हो, ठीक है। हाँ, अब देखिए एटलस की भी जरूरत नहीं है, फिलहाल आप यहां फोकस करिए। अगर आप देखोगे हमारा जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जो हमारा ये क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, थोड़ा टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट की भी जो एक्सटेंशन है, ये वाला जो एरिया है ना, इट इज ऑक्यूपाइड बाय हिमालय, इट इज ऑक्यूपाइड बाय, बात समझ में आई। जो हमारा ये है ना, ये वाला एरिया, आप पहले प्लीज थोड़ा फोकस करिए, बाद में लिखो क्या लिखना है, ठीक है ना। जो हमारा ये वाला एरिया है ना, ये नॉर्थ है ना, ये है ना ईस्ट, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, इट्स ऑक्यूपाइड बाय, है ना यहां से हिमालय। वो दैट मीन जब भी आपके दिमाग में टर्म हिमालय आएगा, आपका दिमाग सीधे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहिए। सो गाइस, साउथ वो सेंट्रल इंडिया में नहीं जाना चाहिए, वो वेस्ट इंडिया में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। दिमाग में हम इस चीज को बिठा लेंगे तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में अब स्टेट्स कौन कौन सी लाई करती है, इस पे हमने वर्क करना है, ठीक है। इस नॉर्थ ईस्ट में हमें पहले सबसे पहले आता है हमारे दो यहाँ पे यूटीज आते हैं, एक है लद्दाख, दूसरा है जे.एंड.के, है ना, दो यूटीज आते हैं ना। फिर नीचे आप जाओगे तो हिमाचल प्रदेश आएगा, साइड में जाओगे तो उत्तराखंड आ जाएगा, ठीक है ना। फिर जब आप यूपी के उत्तराखंड से नीचे आते हैं, हमारा यूपी वाला इलाका वो नॉर्दर्न प्लेन्स का आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये हिमालय इसके बियॉन्ड नेपाल में चले जाते हैं ना। यहां से आप देखोगे उत्तराखंड से सामने वो नेपाल का इलाका आता है, जो हमारी बिहार और यूपी को ऊपर से कवर करता है, आता है ना। हाँ, अब जब आप आगे जाओगे तो सिक्किम में फिर से ये हिमालय जिंदा हो जाते हैं हमारे, है ना। फिर हम सिक्किम में इनको टच करते हैं ना। वहां पे देखो ना, ये ऊपर जो टीला है ना, ये है ना सिक्किम, ये है ना सिक्किम, यहाँ पे देखो ये है ना सिक्किम। और सिक्किम से जब आप आगे जाओगे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर हमारे जो ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो जिनको हम ईस्टर्न स्टेट्स, जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स, इनको हम क्या दूसरा नाम कहते हैं, इनको हम सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर्स। फिर इन सेवन सिस्टर्स में आपको ये हिमालयाज मिलेंगे, क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे ये हिमालयाज फिर साउथ वर्ड टर्न लेते हैं। कौन सा वर्ड टर्न लेते हैं? यहां जब ये पूछते हैं ना, यहां से ये साउथ वर्ड टर्न लेते हैं, तो हमारे इन ईस्टर्न स्टेट्स को कवर करता है। किनको करता है? फिर यही हिमालय सीधे जाएंगे नीचे बे ऑफ बंगाल में। कहां जाएंगे? जहां पे ये हमारे आइलैंड अंडमान एंड निकोबार को बनाएंगे। जहां पे ये किसको बनाएंगे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। बात समझ में आई? तो हमने जब हिमालयाज को देखा तो हमारे दिमाग में 4-5 एरिया स्टेट्स, 2-4 प्लस ये 7 सिस्टर्स इंक्लूडिंग सिक्किम, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जे.एंड.के और लद्दाख, इन वाले एरियाज में हमें क्या मिलेंगे? हिमालयाज। फिर ये सीधे जाएगा पीओके वाले रीजन में, गिलगित बाल्टिस्तान सारे रीजन में, क्योंकि ये ट्रांस माउंटेन्स है। इनको क्या कहते हैं? जो हिमालयाज है इनको क्या कहते हैं? ये है ट्रांस माउंटेन्स। ट्रांस माउंटेन्स में माउंटेन्स को कहते हैं, ट्रांस माउंटेन्स उन माउंटेन्स को कहते हैं जो एक से ज्यादा कंट्री में प्रेजेंट होंगे। जाके जो क्या होंगे? एक से ज्यादा कंट्री में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये आपको भूटान में भी वो तिब्बत वाले साइड में भी मिलेंगे, अफगानिस्तान वाले साइड में, यहां से ताजिकिस्तान, यहां से पाकिस्तान, हमारा इंडिया, ठीक है, नेपाल, भूटान वगैरह, इन एरियाज को ये कवर करता है। बात समझ में आई? ये हमारा हिमालय वाला रीजन है। यू कैन गो ना क्लियर? यहां तक क्लियर? अब हिमालयाज किस साइड से लाई करते हैं? इंडिया के
नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट साइड से, ठीक है। कौन कौन सा रीजन लाई करता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में? एक आते हैं हमारा लद्दाख, जे&के, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद सिक्किम एक्सक्लूड है इन 7 सिस्टर्स से, सिक्किम इंक्लूड, सिक्किम इज एक्सक्लूडेड, इसीलिए मैंने सिक्किम का नाम लिया। अगर आप 7 सिस्टर्स का नाम देखो जरा, देखो ईस्टर्न पॉलिटिकल मैप पे ईस्टर्न साइड 7 स्टेट्स कौन कौन सी है, ईस्टर्न साइड से देखो 7 सिस्टर्स कौन से, ऊपर से आ जाओ, सबसे पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना, नीचे क्या है आसाम, है ना, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नीचे क्या है आसाम, फिर यहां से जाओ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, है ना, हाँ, दिस इज द कैपिटल ऑफ दैट। मतलब जरा काउंट कर लो, एक हो गया अरुणाचल, दूसरा आसाम, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, 6 त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय 7, है ना, ये 7 सिस्टर्स। बात समझ में आई? तो हमारा यहां से हिमालयाज आता है। क्लियर? आगे मूव करें। आप देखिए ये जो हमारा ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, यहां से हमें पाकिस्तान है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स भी यहां जाते हैं, हमारा हिमालयन रीजन भी यहां जाता है, तो इसीलिए यहां से इसको ऑक्यूपाई किया है पाकिस्तान ने। किसने ऑक्यूपाई किया है? बात समझ में आई? वो हम अपने नेबर्स में देखेंगे। लेकिन उसके बाद जो हमारा ये साउथ ईस्ट वाला रीजन है, कौन सा वाला? साउथ ईस्ट वाला रीजन है, यहां से हमें एक वाटर बॉडी है। कौन सी वाटर बॉडी है? बे ऑफ बंगाल। क्या है यहां से? बे ऑफ बंगाल। क्लियर? ठीक, हाँ। अगर हमारा साउथ वेस्ट देखेंगे, यहां से भी हमारी एक वाटर बॉडी है जिसका क्या नाम है? अरबियन सी, है ना, वाटर बॉडी है ना अरबियन सी। हाँ, इस वाटर बॉडी में जो आइलैंड है दैट इज कॉल्ड लक्षद्वीप, है ना, और इस वाटर बॉडी बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है दैट्स कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार। क्लियर? यहां तक मत कोई कंफ्यूजन है? अगर हमारा साउदर्न वाला साइड देखेंगे तो यहां से इंडियन ओशन है ना, इट इज द ओनली ओशन जो किसी कंट्री के नाम से है, दैट्स कॉल्ड इंडियन ओशन, क्योंकि इंडिया है ना यहाँ मेजर लैंड मास, ये खाली दुनिया की वाहिद वाटर बॉडी है, बड़ा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम से है, दैट्स इंडियन ओशन, दैट इज युतन। क्लियर? बात समझ में आई? अब देखिए, चूंकि हमने देखा हमारा जो नॉर्थ साइड से है वहां से कौन सा स्टेट, कौन सी यूटी लाई करती है? लद्दाख, ठीक है ना। अगर आप देखोगे यहां से मैं लिखूंगा हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। क्लियर? ये कहां लाई करता होगा? लद्दाख में लाई करता होगा ना, लद्दाख में लाई करता होगा ना। इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये लाई करता है कहां पे? इसको कहते हैं क्या? इट इज इंदिरा कोल। इट इज इंदिरा कोल इज अवर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? इंदिरा कोल। ये एक माउंटेन रेंज में लाई करता है जिसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम रेंज। वो हम आगे देखेंगे हिमालयाज में काराकोरम रेंज कहां पे है, ठीक है ना। ये ना ट्रांस हिमालय का पार्ट काराकोरम, ज़ांस्कार, लद्दाख, इसी काराकोरम रेंज में इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट लाई करता है, ठीक है। लेकिन इस काराकोरम के किस पार्ट में? सियाचिन वाले पार्ट में। कहां पे लाई करता है? सियाचिन वाले, जहां पे सियाचिन ग्लेशियर भी है, जहां पे सियाचिन। बात समझ में आई? और ये सियाचिन खुद लाई करता है एक वैली में, दैट्स कॉल्ड नोब्रा वैली। क्या कहते हैं इसको? ये लाई करता है नोब्रा वैली में। कहां लाई करता है? और ये पूरा रीजन आता है किस में? लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है ना। उसका मतलब हमने कहा हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है दैट्स कॉल्ड इंदिरा कोल। इंदिरा कोल नोब्रा वैली के सियाचिन ग्लेशियर में, और जो खुद लाई करता है काराकोरम वाले रेंज में। क्लियर? यहां तक क्लियर? अगर हम देखेंगे हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, कौन सा वाला है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर आप देखोगे ना, वो हमारी वाटर बॉडी में लाई करता है। कहां पे? क्योंकि हमारा जो अंडमान निकोबार वाला, ये बे ऑफ बंगाल वाला जो आइलैंड हमारी है ना, जिसका नाम है अंडमान, ये जो सानी, ये हमारी लैंड मास से बहुत नीचे है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे हमारा लैंड मास ऑलमोस्ट 8 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करता है, ऑलमोस्ट 8 डिग्री ऑफ नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, बट ये आपको ऑलमोस्ट 6 डिग्री के आसपास में मिलेगा। क्या मिलेगा? बात समझ में आई? इसलिए हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, वो लाई करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। कहां पे लाई करता है? आप लिखो ये चीजें साथ में, ठीक है ना।
जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना इनको कॉपी करो साथ साथ में। इसको थोड़ा बनाओ ना और थोड़ा इसको लिखो, ये करो, ये मैप साइड में आप इसको थोड़ा साथ साथ में लिखो। ऐसे ही बनाना है, थोड़ा रफली बनाओ ना, इसमें इतना क्या करना है। इशाद हसन, इसमें गैस नहीं है क्या? आपने कॉपी नहीं किया इन चीजों को? ये वाली है ना, इनको करो ना जल्दी जल्दी, लेट हो गया। ये पॉइंट्स ये इनको साथ साथ कॉपी करो, ठीक है ना। हाँ ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना। फर्स्ट वन आप थोड़ा तेज लिखो, ठीक, आप थोड़ा तेज लिखना शुरू करो। यूपीएससी में मेंस में पता है कितने वर्ड्स लिखने होते हैं हमारे? 3000 वर्ड्स, ठीक है ना। मिनिमम 3000 वर्ड्स आते हैं हमारे वो पोर्टल, जब हम 20 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ, और आप 3000 वर्डों को 2-2.5 घंटे में लिखना होता है। सो एवरेज का सनाखत 5 वर्ड लिखने इंसान 5 मिनट में, एवरेज 150 to 170 वर्ड्स। तो लिखने की आदत थोड़ा तेज डालो, अदरवाइज मेंस में बंदा कहीं पहुंचता ही नहीं है। क्लियर यहां तक? मैं आगे मूव करूं? इसको मैं रफ कर लूं यहां से। अब देखिए, अब जिसने लिखा है ना वहीं से कॉपी कर लेना थोड़ा सा। अब देखो प्लीज, अब आप लिखो ना जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, यहां से स्टार्ट करो लिखना। जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, कहां पे लाई करता है? लाइज इन, ये लाई करता है बे ऑफ बंगाल की किस में? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। आप बे ऑफ बंगाल छोड़ दो क्योंकि वाटर बॉडी है, लिखो अंडमान निकोबार आइलैंड। कहां पे लाई करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है ना। हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इट लाइज कहां पे लाई करता है? इंडो। ऐसे एरो बनाओ, लिखने की ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं है ना, जैसे मैं एरो बनाता हूं, ठीक है ना। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार को जब हम आगे पढ़ेंगे ना, ये डिवाइडेड है निकोबार एंड अंडमान में। हाँ, यहाँ इसको हम ग्रेट निकोबार कह सकते हैं। ये लाई करता है अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। कहां पे लाई करता है? क्योंकि इसके साउदर्न साइड से ग्रेट निकोबार आता है। क्या आता है? इसके साउदर्न साइड से। ऐसे एरो बनाओ फ्लो में, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है। इसके किसमें लाई करता है? ग्रेट निकोबार में। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका नाम, उसका नाम था ना इंदिरा कोल, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? इंदिरा पॉइंट। क्लियर? सिंपली लिखो अंडमान निकोबार, एरो में लिखो ग्रेट निकोबार, फिर लिखो इंदिरा पॉइंट। और इसको पैगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। यहां पे लिखो PYGMALION, पैगमेलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं, और पैगमेलियन पॉइंट। क्लियर? और इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट और पैगमेलियन पॉइंट। क्लियर? अगर हम देखेंगे जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, कौन सा वाला? ईस्टर्न मोस्ट, लिखिए ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये लाई करता है हमारा ईस्टर्न मोस्ट से। आप देखो स्टेट आती है अरुणाचल प्रदेश। कौन सी आती है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश का एक टाउन है, दैट्स कॉल्ड कबीतो टाउन। क्या इज कॉल्ड? कबीतो टाउन। KIBUTH, कबीतो है, KIBATHU है ये कबीतो टाउन, KIBATHU, कबीतो टाउन। क्लियर? ये कौन सा हमारा है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अब लिखो हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न, देखिए वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये लाई करता है गुजरात में। कहां लाई करता है? गुजरात के कहां लाई करता है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। कहां लाई करता है?
गुजरात के, इसका नाम है गुरमोती, GAURMOTI। क्लियर? ये लाई करता है गुजरात स्टेट के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के जगह का नाम है गुरमोती। क्लियर? These are our extreme ends, whether north, south, east and clear. Within these points, India lies within these points. Clear? अगर आप देखोगे ना यहाँ नॉर्थ साइड से ये काराकोरम वाला रेंज था ना, जहां पे हमने किसको देखा था, ऑल्दो ये जो पैगमेलियन पॉइंट है या जो ये इंदिरा पॉइंट है, इस हैज गॉट सबमर्ज्ड। अब ये वहां पे प्रेजेंट है। इन 2006 ऑलमोस्ट इट हैज गॉट सबमर्ज्ड। वो सुनामी व्हाटसोएवर की वजह से, नहीं अर्थक्वेक हुआ था प्रोबेबली, ये अब वहां पे इट हैज गॉट सबमर्ज्ड। बात समझ में आई? ठीक है ना? अगर आप देखोगे ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमने काराकोरम वाले रेंज में देखा है ना, कहां देखा? काराकोरम। यहां पे एक ट्राई जंक्शन है, देखिए एट काराकोरम एट ट्राई जंक्शन लाइज, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एट काराकोरम एट ट्राई जंक्शन लाइज, एट ट्राई जंक्शन लाइज, एट ट्राई जंक्शन लाइज। ठीक है ना? एक ट्राई जंक्शन लाई करता है वहां पे, जो तीन ट्राई मीन्स तीन कंट्रीज को, किस किस कंट्री को ज्वाइन कर सकता है यहां पे? चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान है। एट ट्राई जंक्शन लाइज विच जॉइनस इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, विच जॉइनस इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। वालेकुम सलाम। क्लियर? एट ट्राई जंक्शन लाइज विच जॉइनस इंडिया, पाकिस्तान एंड, इसको हमने मिलिट्री पर्पस के लिए नाम एक दिया है, इट इज NJ9842, नेम्ड एज NJ9842, नेम्ड एज NJ98। क्लियर? ऑन आवर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑन आवर वेस्टर्न साइड, ऑन आवर वेस्टर्न साइड इन, यहां से हमारा अरबियन सी आता है, इन अरबियन सी, क्योंकि यहां से अरबियन सी है ना, ऑन आवर वेस्टर्न साइड इन अरबियन सी ए डिस्प्यूटेड, ए डिस्प्यूटेड, ये तो आइलैंड भी नहीं है, ये आइलैंड है। ठीक है? जब आइलैंड का छोटा सा हिस्सा, दैट्स कॉल्ड आइलैंड है ना, वो छोटे छोटे आइलैंड्स, ए डिस्प्यूटेड आइलैंड लाइज देयर, ISLET, इट्स कॉल्ड आइलैंड है ना, छोटी सी जो आइलैंड होती है, डिस्प्यूटेड आइलैंड लाइज देयर, नेम्ड एज सर क्रीक, नेम्ड एज सर क्रीक। किस किस के बीच में? बिटवीन गुजरात प्रोविंस ऑफ इंडिया, बिटवीन गुजरात, क्या लिखा? ऑन आवर वेस्टर्न साइड ए डिस्प्यूटेड आइलैंड लाइज देयर बिटवीन, बिटवीन Gujarat state of India, Gujarat state of India and Sindh province of Pakistan, and Sindh province of, that means it lies between simply India and Pakistan. Clear? और जो ये पूरा हमने देखा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसमें जो हमारे पास टोटल एरिया है कितना, जो इंडिया का, that is 32,87,263 square kilometers. It is 32,87,263 square kilometers. क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं ना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और मेजरली बुक्स ऐसी मिलेंगी आपको जो लिखते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना? और क्लियर? इसको मैं रफ कर लूं? हाँ, यस, देखिए अगर हम देखेंगे जो हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना, अगर आप देखोगे जो हमारा नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंशन है, नॉर्थ एंड साउथ एक्शन, यहाँ टोटल लेंथ हम देखेंगे, इट्स ऑलमोस्ट सम 3214 किलोमीटर, इट इज 3214 किलोमीटर। द टोटल लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज इक्वल टू 3214 किलोमीटर है, या 3214 किलोमीटर। ठीक है ना? क्लियर?
अगर आप देखोगे ना ईस्ट टुवर्ड्स वेस्ट, इट इज ऑलमोस्ट 2933 किलोमीटर, इट इज ऑलमोस्ट 2933 किलोमीटर। क्लियर? इट इज 2933 किलोमीटर। यहाँ पे एक बात याद रखना, मैं भूल ही गया है यहाँ बोलना, अगर आप देखो ना जो हमने साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहा ना, हमने कहाँ कहा उसको, वो हम लाई करता है इंडोमान। जब हम लैंड मास की बात करेंगे तो वो कन्याकुमारी में आएगा, जिसको हम कहते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज वन, है ना। अगर हम देखेंगे लैंड मास में जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट्स कन्याकुमारी, या यहाँ पे कैप कैमोरियन आपको एंड पे लाई करेगा, दैट्स कॉल्ड, इसीलिए ये अक्सर देते ना स्लोगन इंडिया कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज। अब ये लद्दाख लिखेंगे क्योंकि लद्दाख अब नॉर्दर्न एक्सट्रीम है, पहले जे एंड के लद्दाख वाज अ सिंगल, इसलिए इसको कश्मीर के नाम से ये जानते थे, ठीक। हाँ, और कश्मीर चूंकि न्यूज डिबेट्स में ज्यादा रहता है इसीलिए टर्म कश्मीर ये बार बार यूज करते हैं। इट इज 29, याद रखना एक बात, चूंकि ये जो है ना हमारी डिस्टेंस नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके, ये ऑलमोस्ट इक्वल है। यहाँ पे मैंने वेरी लिखा ना, क्योंकि ये लैटिट्यूड्स की वजह से जो ये वेरिएशन आती है ना, ये लैटिट्यूड्स की वजह से आती है, वो मैं आगे समझाऊंगा। क्योंकि लैटिट्यूड श्रिंक हो जाते हैं जो मूव करते हैं टुवर्ड्स पोल्स, ठीक है ना, उनकी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ना एट इक्वेटर, और वो श्रिंक हो जाते हैं टुवर्ड्स पोल। अदरवाइज अगर हम जनरली देखेंगे हमारा जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की जो एक्सटेंशन है वो ऑलमोस्ट पैरेलल है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है। क्या है? ऑलमोस्ट। अगर जो यहाँ पे वेरिएशन कुछ आती है ना, इट इज बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इट इज बिकॉज ऑफ, हाँ वो हम आगे देखेंगे लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि वो इन्होंने भी अभी नहीं पढ़ा है, वो हम आगे क्लाइमेट से पहले पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहां तक क्लियर? आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक। अच्छा जी, जो ऑन द बेस ऑफ ये एरिया है ना, अगर आप देखोगे हमने कहा इट्स ऑलमोस्ट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो इंडिया का एरिया था, ठीक है ना। हाँ, ऑन द बेस ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे ना, ये इस एरिया के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, इंडिया दुनिया में किस नंबर पे आता है? इंडिया रैंक 7th इन नंबर, इंडिया रैंक 7th इन नंबर। लिखिए ऑन द बेस ऑफ एरिया इंडिया रैंक 7th इन नंबर, इंडिया रैंक 7th इन नंबर। क्लियर? एंड रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 2.4% of global area, and represents almost 2.4% of global area. क्लियर? जरा अदर 6 कंट्रीज के बारे में बताओ कौन कौन सी है। हाँ, अदर ऑर्डर में बताओ ना, अदर 6 पढ़े लिखने मुझे यूएस है। अदर 6 कंट्रीज कौन कौन सी है? पहले आएगा, लिखिए फर्स्ट रशिया, रशिया आएगा यहां से, फिर नहीं चाइना कहां से आ गया, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रशिया, हाँ कनाडा ही है, उसके बाद यूएस, उसके बाद चाइना है, उसके बाद थर्ड पे आता है यूएस, चाइना लिख दो उसने कि थर्ड पे अच्छी यूएस ही है वहां, फोर्थ पे आएगा चाइना, उसके बाद ब्राजील आता है, उसके बाद ब्राजील आएगा, उसके बाद 6th पे ऑस्ट्रेलिया आएगा ना, यही है ना। द अदर 6 कंट्रीज आर रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। यस, हाँ जितना भी हमारा एरिया एज पर होम मिनिस्ट्री, क्योंकि ये डाटा लेती है होम मिनिस्ट्री से, ये इंडिपेंडेंट डाटाज। हाँ, कुछ इंडिपेंडेंट चैनल्स करते हैं मेंशन इसको, बट एज पर जनरल, और एरिया हमारा है भी, अगर आप अक्साई चीन को छोड़ोगे भी ना, फिर भी हमारे पास ग्लोब का 7th एरिया बनता है, ठीक है ना। हाँ, एज पर अगर आप देखो नेक्स्ट, एज पर पॉपुलेशन इंडिया किस नंबर पे आता है? 2nd। पहले नंबर पे हम दुनिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? ऑलमोस्ट राइट ना है 18% पॉपुलेशन है। देखिए इंडिया रैंक 2nd इन पॉपुलेशन इन वर्ल्ड। नहीं, इसको बंद करो। इंडिया रैंक्स, हाँ हो गया बंद, हो गया बंद। हाँ, क्या लिखा आप लोगों ने? इंडिया रैंक 2nd इन नंबर, पहले नंबर पे क्या आता है? चाइना, एंड रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 19%, 18% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड।
एंड रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 18% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब मैंने आपको थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ाया, ठीक है ना। हाँ, मैं आपको अब इंशाल्लाह हम कल से आप कंटिन्यू करेंगे ना, तो इसको हम एक वीक में हो जाएगा, तब तक हम इनके साथ हो जाएंगे, ठीक।